हेलो एवरीवन, वेलकम टू उमान अकेडमी। आप सभी का उमान अकेडमी में स्वागत है। और इस समय हम कर रहे हैं आरओ की प्रारंभिक परीक्षाओं और जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उनमें जो पूछे गए प्रश्न हैं। अभी तक हम प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न कर रहे थे और आज से हम करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को। साथ साथ हम इनसे जुड़ने वाले अन्य तथ्य भी देखते चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आपका कितना स्कोर होता है आप उसे कमेंट में जरूर करना। इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन है, आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है। ठीक है, देखिए ये पेपर क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में यूपी आरओ मेंस 2013 में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण था, इसमें मतलब गलती थी। यहाँ पर फरिश्ता नहीं है, यहाँ पर है फिरदौसी। ठीक है, क्योंकि जो शाहनामा के लेखक हैं वो हैं फिरदौसी। ये क्वेश्चन ऐसा ही था तो मैंने इसी तरीके से उठा लिया ताकि मैं आपको बता सकूं फरिश्ता के बारे में भी और फिरदौसी के बारे में। तो शाहनामा के लेखक जो फिरदौसी थे ये किसके दरबार से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और अलप्तगीन। ठीक है, तो ये कवि थे महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, ये महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था कौन, फिरदौसी। और इसकी पुस्तक कौन सी है, शाहनामा। ठीक है, इसमें एक उपाधि दी जाती है। इसकी एक उपाधि है जो काफी बार पूछी गई है, जिसको कहते हैं पूर्व का होमर। ठीक है, पूर्व का होमर याद कर लीजिएगा, फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। अब ये जो फरिश्ता है, ठीक है, ये भी काफी फेमस है। इनके बारे में बताएं तो इनका जो पूरा नाम है मोहम्मद कासिम हिंदूसा। क्या है, मोहम्मद हिंदू मोहम्मद कासिम हिंदूसा। हिंदूसा या फिर इन्हीं को बोला जाता है अस्तराबादी अस्तराबादी फरिश्ता। ठीक है, यहाँ से इनका नाम आया है, अस्तराबादी फरिश्ता से इनको फरिश्ता बोला जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में एक प्रसिद्ध रचना है जिसको बोलते हैं तारीख ए फरिश्ता। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता। और ये जो इन्होंने समर्पित की है एक बीजापुर के शासक होते हैं, बीजापुर के एक शासक होते हैं जिनको बोलते हैं इब्राहिम इब्राहिम आदिल शाह दिती, आदिल शाह दिती। ठीक है, ये बीजापुर के शासक होते हैं। पहले ये जो फरिश्ता थे ये पहले रहा करते थे अहमदनगर के जो शासक होते हैं मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा करते थे। फिर ये यहाँ से अहमदनगर से, ये पहले अहमदनगर में थे, फिर यहाँ से ये बाद में बीजापुर चले जाते हैं और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में रहते हैं और यहाँ ये किताब लिखते हैं तारीख ए फरिश्ता। ठीक है, तारीख ए फरिश्ता लिखते हैं और ये इनको समर्पित है बुक, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। ठीक है, तो इस प्रश्न से इतने तथ्य बनते हैं जो मैंने देख लिए। ठीक है, मोहम्मद गोरी और अलप्तगीन इनको हम आगे देखेंगे, बाद में प्रश्न मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं, जो साम्राज्य की जो सीमा होती हैं उनकी सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने किया था, नासिरुद्दीन महमूद ने किया था, बलबन ने किया था या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो होते हैं ये अपनी साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना का नियुक्त किया था और जो सीमा प्रांतों की सुरक्षा होती है उसके लिए इन्होंने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए, उनका प्रशासन होता है उसको व्यवस्थित करने के लिए जो सीमावर्ती किले होते हैं, इन्होंने सीमावर्ती किलों का भी इन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है, और इन्होंने अपनी फौज में इक्ताओं की टुकड़ियां भी तैनात की थी। इक्ता ये शब्द अभी हम आगे पढ़ेंगे। तुर्कान, ये इक्ता प्रथा चालू कराई थी किसने, इल्तुतमिश ने। इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश चालू कराते हैं और ये
अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें इकता सैनिक जो होते हैं उनकी टुकड़ियां तैनात कराई थी। तो आंसर क्या बनता है, साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा हेतु तो विशेष सेना की नियुक्ति किसने की थी, तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इनसे एक प्रश्न और जुड़ता है कि ये लौह एवं रक्त की नीति ये अपनाते हैं बलबन, लौह एवं रक्त की नीति अपनाते हैं बलबन। एक है सिजदा और पैबूस, सिजदा और पैबूस प्रथा, ये भी कौन चालू कराते हैं, ये भी बलबन बलबन कराते हैं। ठीक है, और एक पारसी त्योहार होता है, फारसी नहीं पारसी त्योहार होता है नवरोज। कौन सा, नवरोज। इसको भी इनके दरबार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। ठीक है, इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चालू कराई थी। इन्होंने क्या बोलते हैं, तुर्कान चालीसा है, तुर्कान चाहलगानी जिसको बोलते हैं, ये इन्होंने इल्तुतमिश ने प्रारंभ करवाया था। ठीक है, इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाहौर से अपनी दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, किस राजा ने कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा, ठीक है, चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। तो देखो चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गोरी और इनके जयचंद्र के बीच में हुआ था। ये इधर थे मोहम्मद गोरी, ठीक है, तो मोहम्मद गोरी और चंदा इनके बीच में हुआ था। और ये चंदावर का युद्ध होता कब है, 1194 में। ठीक है, अच्छा ये जयचंद्र कौन थे, ये जयचंद्र थे गहड़वाल शासक थे कन्नौज के। तो ये कहाँ के शासक थे, कन्नौज के थे और गहड़वाल वंशी थे, गहड़वाल वंशी। ठीक है, गहड़वाल शासक थे कन्नौज के राजा जयचंद्र। और 1194 में चंदावर का युद्ध होता है और उसमें इनको मोहम्मद गोरी पराजित करता है जयचंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर, क्या शब्द दिया है, गढ़ मुक्तेश्वर की जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर अपने शिलालेख लिखवाए थे और उसमें उसने स्वयं को अपना, क्या शब्द, खलीफा नहीं, देखो खलीफा का सहायक लिखा है। खलीफा अपने आप को घोषित करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, यहाँ पर खलीफा का सहायक बताया जा रहा है। तो अपना खलीफा का सहायक, इसने अपने आप को स्वयं खलीफा कभी नहीं कहा, अपने आप को इसने शासक कभी नहीं माना, ये अपने आप को खलीफा का सहायक बोलता है। ठीक है, और इसने ही गढ़ मुक्तेश्वर की जो क्या मिलता है, जो जानकारी मिलती है कि इसने अपने आप को खलीफा नहीं घोषित किया, खलीफा का सहायक बताया, वो मिलती है गढ़ मुक्तेश्वर जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर पहले लिखवाया जाता था, उसी में इसने स्वयं को खलीफा का सहायक लिखवाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी। तो मैंने बताया था कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ, दिल्ली स्थापित की थी, कहाँ से, आगरा से। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात क्या करते हैं, 1211 ईस्वी में, है ना, 1210 में किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, 1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसमें दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश बैठता है और ये क्या करता है, राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित करता है, लाहौर से दिल्ली। और कब करता है, 1211 में। ठीक है, तो दिल्ली पूछा गया है, तो दिल्ली कहाँ, दिल्ली राजधानी पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ दिए हैं क्षेत्र और दूसरी तरफ दिए गए हैं वहां के शासक। तो इसका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो बताइए, रणथंभौर के राजा कौन थे, चित्तौड़ के, देवगिरी से कौन संबंधित थे और गुजरात से कौन संबंधित थे। तो देखिए, कर्णदेव राजा राय रामचंद्र, हमीरदेव राणा रतन सिंह। तो देखिए चित्तौड़ के बारे में सबको पता है कि चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह। ठीक है, सबको पता है, तो पहले इसको मैच करा दीजिए। अब देखिए आंसर, बी का 4, तो बी का 4 देखो 3 में है, इसका मतलब एक आंसर तो हमारा गया। ठीक है, इसके बाद में देवगिरी के बारे में, अब देखो गुजरात के बारे में कर्णदेव काफी ज्यादा
काफी ज्यादा फेमस है। तो डी का हो गया 1, तो इसका डी का 1, तो डी का 1 इसमें है। 2 से आंसर मिल गया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल। बाकी आप देखो पूरे मिला देते हैं। रणथंभौर के शासक कौन होते हैं? रणथंभौर के शासक होते हैं राजा हमीर देव, और देवगिरी के शासक होते हैं राजा रायचंद्र। तो आंसर क्या बना? देखिए ए का बना क्या 3, 2 का बना 4, और 3 का बना 2, और डी का बना 1। तो आंसर क्या बना? 3 4 2 1, 3 4 2 1। देखो वही आंसर आया, ये सब कट गए थे। तो जो सूची में मैचिंग वाले जो आंसर होते हैं बड़ी आसानी से, अगर 1-2 आंसर आपको आते हैं तो बन जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अभी मैंने बताया था, तो ये किया था किसने? 7वां प्रश्न बताइए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये किया था मुबारक खिलजी ने, अपने आप को खलीफा घोषित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए कोही, ये एक विभाग था, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना करवाई थी? तो दीवान ए कोही विभाग की स्थापना करवाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। यह एक कृषि विभाग हुआ करता था, दीवान ए कोही, यह एक कृषि विभाग हुआ करता था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष जो सहायता दी जाती थी, डायरेक्ट सहायता दी जाती थी, और जो भूमि जो होती थी उसको, इसका उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा जो भूमि है वो कृषि योग्य हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बेरोजगारों के सहायतार्थ, मतलब बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय, ठीक है, रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाई थी? ठीक है, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और फिरोज शाह तुगलक। देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने तो करवाया था कृषि विभाग की स्थापना, ठीक है, इसने और भी विभाग की स्थापना करवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी बेरोजगार विभाग की स्थापना। ये फिरोज शाह तुगलक आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक, है ना। इसने सामान्य जन भलाई के लिए ये दफ्तर खुलवाया था, क्योंकि इसने ये सोचा था, मतलब इसने इस वजह से खुलवाया था कि जो इसके यहाँ बेरोजगार लोग थे, ठीक है, वो लोग वहां जाते थे, और उनके योग्यता के आधार पर इसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की कोशिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, है ना, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत काल में, है ना, दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी करवाई थी, प्लस इसने लगभग 300 नए शहरों की स्थापना भी करवाई थी इसने। और इसने दूसरा, इसने कुछ शहर जो इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आप स्टार लगा के याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिरोज शाह ने कौन कौन से शहर स्थापित करवाए थे, जिनमें नाम जो बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, जो बसाए थे इसने। उसमें थे जैसे कि फतेहाबाद, फतेहाबाद, दूसरा जैसे था हिसार, हिसार, फिरोजपुर, फिरोजपुर, और जौनपुर, जौनपुर इसने अपने भाई जौना खां के याद में बसाया था, और एक फिरोजाबाद, फिरोजपुर और फिरोजाबाद दोनों हैं। तो फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये बहुत पूछे जाते हैं। वैसे तो उसने लगभग लगभग 300 नए नगरों का निर्माण करवाया था, और ये इसने, ये बसाने, शहर बसाने, मतलब ये भी निर्माण में इसके योगदान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आगरा की स्थापना की जाती है कब? 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा,
तो ये एक्चुअली में इसने राजस्थान में जो शासक थे, राजस्थान पर विजय पाने के लिए यमुना नदी के किनारे इसने आगरा शहर की राजस्थान पर विजय चाहता था, और इसीलिए इसने यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की 1504 में स्थापना करवाई थी। ठीक है, और नगर की स्थापना करवाने के बाद में इसने इसकी राजधानी भी बनाई थी इसे अपनी। ठीक है, किसने? सिकंदर लोदी ने। और इसके नाम से, एक सिकंदर लोदी के नाम से एक आपने और क्वेश्चन देखा होगा, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी ये एक मापने का पैमाना है जो इसने बनवाया था, और ये उसमें शेरशाह के समय और अकबर के समय काफी सालों तक इसे काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और ये इसे कविताएं लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। तो ये गुलरुखी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखा करता था। गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखा करता था फिरोज सिकंदर लोदी, है ना, सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता। तो प्रश्न पूछा गया है कि गुलरुखी नाम से कौन कौन सा शासक है, कौन है जो कविताएं लिखा करता है, वो सिकंदर लोदी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी ने 1500 सन पूछा जाए 1504 में। ये डेटा आपको नहीं भी याद रहेगा, इतना कोई जरूरी नहीं, बस हाँ ये याद रखना है कि इसने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था स्थापना करवाने के बाद में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? यानी कि अन्न के ऊपर कर समाप्त किया था किस शासक ने? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, या सिकंदर लोदी ने? ठीक है, अन्न के ऊपर कर किसने समाप्त किया था? तो ये किया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी के बारे में भी बताया, इसने 1504 में क्या किया था? आगरा शहर की स्थापना की थी, और गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखा करता था। ठीक है, और सिकंदर गज ए सिकंदरी, है ना, गज ए सिकंदरी जो मापन पैमाना है, जो उसने, ये भी इसने ही बनाया था। ठीक है, और ये अकबर के समय काफी ज्यादा, अकबर और शेरशाह के समय काफी ज्यादा मतलब यूज किया जाता है। और इसने एक जकात कर होता है, ठीक है, जकात कर है जो मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया जजिया लिया जाता था। दो कर होते थे देखो, एक होता था जजिया और एक होता था जकात। जजिया लिया जाता था गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, और जकात लिया जाता था मुस्लिमों से। तो ये क्या करता है कि जो सिकंदर लोधी होते हैं, ये क्या करते हैं, जकात जो कर होता है मुसलमानों से जो लिया जाता था, संपत्ति कर हुआ करता था ये जकात, इसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था, मैंने कई बार बताया, नहरों का निर्माण करवाया था। और पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? ये 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे, 8 महान सेनापति थे, या 8 परामर्शदाता थे? ठीक है, तो कृष्णदेव राय थे कहाँ के? ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, और इनके दरबार में 8 जो अष्ट दिग्गज, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, अष्ट दिग्गज रहते थे, ये 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे। ठीक है, और इनके समय के राजा कृष्णदेव राय का जो शासन काल होता है, इसे बोला जाता था तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग, मतलब तेलुगु लिख देते हैं, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग। ठीक है, क्लासिक युग कहा जाता था। और इनकी एक कृष्णदेव राय की एक उपाधि थी, इन्हें आंध्र भोज कहा जाता था, है ना, कृष्णदेव राय की उपाधि थी, यानी कि इनका नाम था, इनको आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो 8 महान कवि थे, है ना, विद्वान और कवि जो थे, जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, इनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है, और तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, तेलुगु साहित्य
का स्वर्ण काल। आप चाहे आप ये बोल दे क्लासिक युग या फिर आप स्वर्ण काल बोल दें, ठीक है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग या तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल, ठीक है। और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता था, ये विजयनगर से संबंधित थे और इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे, जो 8 विद्वान या तेलुगु कवि थे। और ये जो अष्ट दिग्गज होते हैं, ये 8 महान कवियों में एक थे, जिनका नाम था, सबसे प्रमुख नाम था, उनका नाम था पेड्डाना, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है, पेड्डाना, ठीक है, पेड्डाना। ऐसे पेड्डाना की कुछ रचनाएं हैं, एक तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है मनुचरित, याद रखना मनुस्मृति नहीं है ये, मनुचरित। और एक थी स्वरो क्या थी, स्वरोचित संभव, स्वरोचित संभव, स्वरोचित संभव ये। और ये मनुचरित, मनुस्मृति नहीं, बहुत ध्यान से रखना, मनुचरित है, ये पेड्डाना की रचना है ये, ठीक है। और इसके बाद में अगर कृष्णदेव राय के बारे में एक चीज और बताएं, ये भी एक महान कवि हुआ करते थे। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, प्रमुख रचना है इनकी एक, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, वो है अमुक्त, अमुक्त, अमुक्त माल्यद। क्या नाम था, अमुक्त माल्यद, ठीक है। अगर इधर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देती हूँ, अमुक्त माल्यद। ये कृष्ण देव राय की थी, ठीक है, कृष्ण देव राय की थी रचना, ना कि पेड्डाना की नहीं थी, ठीक है। और इनके दरबार में एक वो आया था, पुर्तगाली था जो आया था, उसको नाम था, ये भी कुछ न कई बार पूछा गया है, डोमिनो, डोमी सॉरी, इनके दरबार में एक पुर्तगाली आता है, जिसको बोलते हैं डोमिंगो, डोमिंगो पायस, ठीक है, डोमिंगो पायस इनके दरबार में आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये था तेलुगु का। किसका था? तेलुगु था। अच्छा, कृष्णदेव राय को बाबर जो अपनी आत्मकथा लिखता है, उसमें बाबर कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताता है, ठीक है। और इनकी एक रचना थी, मैंने पीछे बताई थी, अमुक्त माल्यद, ठीक है। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और इनके दरबार में एक पुर्तगाली आते हैं, इनको बोलते हैं डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। ये अब्दुल रज्जाक एक यात्री था, ठीक है। तो ये अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय वन के शासन काल में, या देवराय द्वितीय के शासन, कृष्णदेव राय या वीर विजय के शासन काल में, ठीक है। तो ये अब्दुल रज्जाक जो थे, ये पारसी फारसी राजदूत था, फारसी राजदूत था। और ये आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। और इन देवराय द्वितीय का राज्यकाल अगर बताया जाए तो 14 से 22 से समथिंग 46 ये है, और इसी समय ये विजयनगर साम्राज्य में आया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो होते हैं, यहाँ पूछा जा रहा नहीं दिया है योगदान में, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो निर्माण कार्य शुरू ही करवाया था, इल्तुतमिश के समय पूरा हुआ था। और फिरोज शाह तुगलक ने इसके समय क्या होता है कि जो चौथी 4 मंजिलों की बनती है कुतुबुद्दीन
कुतुब मीनार। तो ये क्या होता है, चौथी जो मंजिल होती है ये क्या होती है, ये क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये क्या हो जाती है, ये क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो फिर ये फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं, चौथी मंजिल का तो निर्माण कराते कराते हैं और पांचवी मंजिल का भी निर्माण कराते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के समय ही ये जो कुतुब मीनार होती है ये कितनी, 5 मंजिला बन जाती है। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। और किसके नाम पर, एक कौन थे, एक थे ख्वाजा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार, बख्तियार काकी। इनकी याद में इनके ये सूफी संत थे, इनके नाम पर बनवाया गया था और इसी नाम पर इसका नाम पड़ा था कुतुब मीनार। ठीक है। तो देखिए पूरा कुतुब मीनार से सारे प्रश्न बन जाते हैं जितने भी यहीं से। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। इल्तुतमिश के समय ये पूरी होती है, पूर्ण होती है, लेकिन कितने मंजिला, 4 मंजिला। ठीक है। फिर तुगलक वंश, ये इसका कोई योगदान नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी का, इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसके बाद में तुगलक वंश में क्या होता है, ये 4 मंजिला इमारत होती है, ये चौथी जो मंजिल होती है ये क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो क्या करते हैं, जो फिरोज शाह तुगलक होते हैं उस समय के शासन में, तो ये चौथी मंजिल का तो मरम्मत कार्य करवाते हैं और इसके ऊपर एक 5वीं मंजिल भी बना देते हैं। इस तरीके से कुतुब मीनार जो होती है वो 5 मंजिला हो जाती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कुतुब मीनार को 5 मंजिला किसने करवाया था, तो ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। और एक प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि प्रारंभ में कुतुब मीनार कितने मंजिला इमारत थी, तो ये थी 4 मंजिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से संबंधित उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। तो अटाला मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल, अदीना मस्जिद, ये नुसरत शाह, ये इधर के उनसे संबंधित दिए हुए, तो आपको बताना निर्माता है, इधर वाले स्मारक है। तो बताइए अटाला मस्जिद का संबंध किससे है। देखो अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था इब्राहिम शाह सरकी। तो इसमें सरकी बहुत ज्यादा रहा, मतलब सरकी से बहुत ज्यादा फेमस रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ए का 2 हो गया। इसके बाद में छोटा सोना मस्जिद, तो छोटा सोना मस्जिद का निर्माण कराते हैं वली मोहम्मद, वली मोहम्मद पांडुआ, तो ये हो जाता है 4, 2 का 4। कदम रसूल सी, सी में नुसरत शाह है निर्माता में, तो ये हो जाता है 1। और अदीना मस्जिद मतलब सिकंदर शाह, ठीक है, सिकंदर शाह, तो ये हो जाते हैं 3। तो आपका कोड बनता है 2 4 1 3, इसमें कहा दिया 2 4 1 3, इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, इनके जन्म के बारे में काफी विवाद है, लेकिन फिर भी इनका जन्म एटा में बताते हैं, एटा कासगंज एटा है। ठीक है। तो ये यूपी में है, यूपी में कासगंज है, कासगंज में एक एटा है, कासगंज एटा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और कई विवाद है, 1253 ईस्वी को मान लिया जाता है कि इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और 1325 में लगभग इनकी मृत्यु मानी जाती है। इनको अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, तोता ए हिंद। खड़ी बोली का जनक भी इन्हें माना जाता है, खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है, हिंदी खड़ी बोली का जनक है ना। इनके कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे कि खजाइन उल फतूह, तारीख ए अलाई। ठीक है, तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई, इसी को बोलते हैं खजाइन उल फतूह। ठीक है, मिफ्ता उल फतूह, खजाइन उल फतूह, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस तरफ दी है पुस्तक और इस तरफ दिए इनके लेखक। ठीक है। तो रास पंचाध्यायी, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और भक्ति रत्नाकर, इधर किताबें दी हैं, इधर ये किताबें हैं और इधर ये लेखक हैं। ठीक है, ये बुक है और ये हैं इनके लेखक। ठीक है। तो देखिए रास पंचाध्याय वृंदावन दास, चैतन्य भागवत जयनंदा, चैतन्य मंगल नंददास और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती। ठीक है। तो बताइए इसके कौन से आंसर कैसे होंगे। देखिए रास पंचाध्यायी जो है ये है नंददास की। ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3। चैतन्य भागवत है वृंदावन दास की,
सो इसका हो जाएगा 1। चैतन्य मंगल की है जयनंदा यानी कि 2। और भक्ति रत्नाकर की है नरहरि चक्रवर्ती यानी कि ये इधर लेखक है, नरहरि चक्रवर्ती की रचना है भक्ति रत्नाकर यानी कि 4। तो ऑप्शन बनता है 3 1 2 4। तो देखो 3 1 2 4 ये दिया है सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई तथ्य है नहीं, तो इसको सिर्फ सीधे सीधे ही ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? शुरुआत देखिए, सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने बहुत सुना होगा राजस्थान में है ना जौहर प्रथा बहुत फेमस हुई थी। तो राजपूतों के समय में जौहर प्रथा प्रचलित हुई थी। क्या होता था, जैसे जब युद्ध होता था, युद्ध के दौरान जब समस्त राजा और सैनिक हैं जो अगर मर जाते थे, तो इनको मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए ये लोग सभी लोग समूह में क्या करते थे, आग का घेरा बना करके और उसमें कूद जाते थे, जिसे जौहर कहा गया। और ये सती प्रथा बाल विवाह प्रथा भी राजस्थान में थी, ये पहले से चली आ रही थी सती प्रथा बाल विवाह वगैरह। तो ये राजपूतों के समय में बहुत ज्यादा इनमें वृद्धि हो गई थी, क्योंकि इस समय इस्लाम का शासक था और इनको राजपूत महिलाएं जो होती थी उनको बचना होता था मुस्लिम आक्रमणकारियों से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ठीक है, किस सुल्तान के शासक काल? देखो इस्लामिक था शासन, लेकिन फिर भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा हो रही थी। ये किसके समय हो रही थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासरुद्दीन महमूद, नासरुद्दीन खुसरो शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका आंसर क्या होगा? नासरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, ये काफी उदार राजा था। ठीक है, और इसका नाम था खुसरो खां। ठीक है, इसका वास्तविक नाम जो था, इसका वास्तविक नाम जो था वो था अ, क्या बोला? खुसरो खां। और जब ये गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर ये नासरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। और इसके समय ही क्या होता है, इसके दरबार में शाही महलों में भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, और हिंदू देवी देवताओं के जो त्योहार होते हैं वो भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। इसमें मैंने टोटल 25 क्वेश्चन लिए हैं, ये लास्ट थर्ड क्वेश्चन है। देखिए, आप देख ही रहे हैं मैंने क्वेश्चन काफी अच्छे लिए हैं। आपको एक एक क्वेश्चन से 4 4 5 5 तथ्य बने हुए हैं, और उसमें भी मैं 2 2 4 4 एक्स्ट्रा बता रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने काफी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर न्यू है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये चंदावर का युद्ध है, चंदवाड़ लिखा हुआ है, ये चंदावर है, चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध कब होता है? मैंने भी पीछे बताया था, 1194 में होता है। और तैमूर का आक्रमण कब होता है? तो तैमूर लंग, ये वही है, तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 में। तालीकोटा का बहुत फेमस युद्ध है, 1565 में होता है। और घाघरा का युद्ध ये बाबर के समय होता है, और ये 1529 में होता है। तो आंसर इसके क्या बने देखिए, ये हुआ 2 1, ये हुआ 4, ये 3, ये 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि इसका आंसर डी। ठीक है, अब इसमें इतनी डिटेल काफी, क्योंकि इसमें सन ही याद करना काफी बड़ी बात होती है, तो इतनी सन ही याद कर लीजिए, वही काफी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें। इसमें आपको ये जो दिए रहते हैं इनको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है वो होता है कब? 1192 में। ठीक है, और ये किसके बारे में होता है? गोरी और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। जलालुद्दीन की जो हत्या होती है, जलालुद्दीन की हत्या कब होती है? ये होती है 1296 में। अफगान जो षड्यंत्र होता है ये होता है 1325 में, 1325 में। ये अफगान षड्यंत्र क्या होता है? जो उलूग खां होता है, एमबीटी,
उलूग खां किसको बोलते हैं? एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक अन्य नाम भी बोला जाता है उलूग खां। ठीक है, ये भी याद कर लेना, काफी पूछा जाता है प्रश्न। एमबीटी को क्या बोलते हैं? एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। उलूग खां को, जो इसका मतलब कि चाचा होता है, सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या जो होती है, इसका चाचा होता है गयासुद्दीन तुगलक, उसकी हत्या का मतलब दोषी माना जाता है 1325 में। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक खां द्वारा राजधानी का जो स्थानांतरण किया गया था, ये सबसे लास्ट में किया जाता है, लगभग 1325 के बाद है। इसका एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, तो आप देखिए, मैच कर लीजिए। सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आते क्रम में हो जाएगा, सबसे पहले आएगा ये 4 नंबर, तराइन का युद्ध होता है 1192 में, फिर 1296 में होती है जलालुद्दीन की हत्या, तो फिर आ जाता है 3, और इसके बाद में 1325 यानी कि 2, इसकी हत्या हो जाती है। अफगान षड्यंत्र होता है जिसमें एमबीटी अपने चाचा गियासुद्दीन तुगलक की हत्या कर देता है, मार देता है, और मतलब माना जाता है कि इसने मरवाया, मार दिया था उसे, ऐसा है या नहीं। और फिर आता है 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में किसकी याद में, स्मृति में स्थापित किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह और अकबर। देखिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि आ, ये जो स्थापित किया गया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसमें होना चाहिए किसके द्वारा करवाया गया? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। इसका भाई था जौना खां, जौना खां, जौना खां की याद में करवाया गया था। ठीक है, यानी कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी अपने भाई जौना खां की याद में। ठीक है, तो ये लास्ट मतलब ये सॉरी ये 25 क्वेश्चन थे, ये लास्ट स्लाइड थी, और इस वीडियो में मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए हैं। अगर 25 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन पे मैंने 4 से 5 फैक्ट बनाए, इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन रेडी होते हैं, और बहुत ही आराम से करवाए हैं धीरे धीरे। तो इतने फैक्ट याद करना काफ़ी आसान होता है अगर आप एक अधिकारी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों में, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए स्कोर कार्ड बताना, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है या इसमें क्या सुधार चाहिए, अपना कमेंट जरूर बताएं, फीडबैक जरूर दें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।